नाज़रीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में जारी शबकलिश के बारे में हम आए दिन कोई ना कोई ख़बरें सुनते ही रहते हैं। तो क्या वजह है कि इन दोनों ममालिक में इतनी देरीना दुश्मनी चली आ रही है जिसकी कोई रेजोल्यूशन भी हमें नियर फ्यूचर में दिखाई नहीं देती? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1945 यानी वर्ल्ड वॉर टू के इख्तिताम पजीर होने तक कोरिया जो है वो एक ही कंट्री था। देयर वाज नो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और कोरिया की एक 600 साल पुरानी डायनेस्टिक रूल उनके अंदर चला आ रहा था, उनकी एक कल्चर था, एक आइडेंटिटी थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में ये हुआ कि एक तरफ तो एलाइड पावर्स थे जिसमें रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन शामिल थे, और दूसरी तरफ जापान था जो कि अपनी इम्पीरियल लास्ट में वो चाह रहा था कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक जिनमें कोरिया भी शामिल था उन पे काबिज़ हो जाए। अब जब ये वर्ल्ड वॉर टू इख्तिताम के करीब आ रही थी तो ये जो एलाइड पावर्स थे इन्होंने एक आपस में डील की जिसे याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जो मशहूर है। इसमें इन्होंने बैठकर ये फ़ैसला किया कि अगर ये लोग जापान को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में वो कोरिया के 2 टुकड़े करके आपस में बांट लेंगे। और ऐसा ही हुआ कि अगस्त 6 और 9 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग करके उन्हें तबाह किया और जापान को लिटरली मतलब हरा दिया। और 9th ऑफ अगस्त के ही दिन रशियन फोर्सेस नॉर्थ कोरिया पे आकर काबिज़ हो गई और डील के मुताबिक, प्लान के मुताबिक वो एन 38 पैरेलल के ऊपर आके रुक गई। और उन्होंने पूरा 1 महीना इंतज़ार किया कि यूएस की फोर्सेस आएँ और वो साउथ कोरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लें। और अब जबकि इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए तो रशिया ने नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को इंस्टेट किया, जो कि एक बहुत ही कट्टर मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थे और पिछले 17 साल से वो रशिया के अंदर ही मुकीम थे। और इसी तरह से यूएस ने सिंगमन री को इंस्टेट किया, जो कि पिछले 40 साल से यूएस के अंदर मुकीम थे और उन्होंने बुद्धिज़्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया था और वो एक मिशनरी बन चुके थे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों को, जो कि एक ही मुल्क थे, 2 भाई लोग थे वहाँ पे रहते, उनको 2 बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स के अंदर उन्होंने तोड़ के रख दिया। एक तरफ कम्युनिज़म और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के नतीजे में यूएस ने जापान और साउथ कोरिया दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो वो एक तो उसके प्रोटेक्टोरेट बन गए थे, उसके मिलिट्री डिफेंस एलाई बन गए थे। और यूएस ने ये पॉलिसी रखी कि इनको इकोनॉमिकली और सपोर्ट किया जाए और इनकी डेवलपमेंट की जाए ताकि ये दोनों कंट्रीज़ एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ बने जिनकी मदद से वो बाकी एशियन कंट्रीज़ को नीचा दिखा सके। उसके बरक्स उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ ये पॉलिसी रखी कि उनके ऊपर मुस्तकिल शुरू से सैंक्शंस लगा के रखे, बहुत सख्त सैंक्शंस, जिनकी वजह से वो इकोनॉमिकली आइसोलेट रहे और अंडर डेवलप्ड रहे। ना सिर्फ ये बल्कि इन दोनों मुल्कों के बीच में, साउथ और नॉर्थ के बीच में हमेशा एक टेंशन कायम रखी गई, जैसे कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे से अटैक का हमेशा उनको ख़तरा रहता था। और ये चीज़ अब चेंज होना शुरू हुई बिकॉज़ जब से चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन कर के उभरा है तो उसने ये कोशिश की है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाए, जापान को अपने सर्कल में लेके आया जाए। तो इससे कुछ ना कुछ आइस ब्रेकिंग हुई है और ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन यूएस की अभी भी यही कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह इनके बीच में टेंशन्स को भी कायम रखे और जापान और साउथ कोरिया के ऊपर अपना जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको वो अपने हाथ से